शामिल कर सकते हैं। तो दो ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो आमतौर पर निवेश के लिए इस्तेमाल होती थी, वो अब एक तरह से मॉर्गेज में रखी जाने लगी है। इनके बदले लोन लिया जा सकता है और बीमा कंपनियां इसको लोन के जरिए एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही हैं। पर दूसरी तरफ बीमा और म्यूचुअल फंड को प्लेस करके लिया जाने वाला लोन कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस को भी दिखाता है और ये भी बताता है कि लोगों के पास कैश सरप्लस परिवारों में उपलब्ध नहीं है, उनकी बैलेंस शीट्स, परिवारों की बैलेंस शीट हिट हुई है और इसलिए उन्हें इन उपकरणों के जरिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। तीसरी बड़ी बात है कि बैंकों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बैंक अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट से उन्हें रोका जा रहा है। पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन जो भी पार्शियली अनसिक्योर्ड होते हैं उनके लिए उनसे रोका जा रहा है, जबकि बीमा कंपनियां इस बाजार में सिक्योर्ड क्रेडिट दे रही हैं, क्योंकि बीमा कंपनियों के पास किस्त आ रही है और उस किस्त के रिकॉर्ड के आधार पर वो बीमा कंपनी अपने बीमा को प्लेस करके उसके बदले कर्ज दे रही है। ये रुख कैसे बदलता है और रेगुलेटर्स को कैसे लेते हैं, खासतौर पर IRDAI जैसे रेगुलेटर, जिनके लिए ये एक विचार का विषय होगा कि बीमा कंपनियां अपने कारोबार को बीमा देने के बजाय कर्ज देने के कारोबार की तरफ जा रही है और काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, जैसा शुभम ने आपको बताया। देश में नए फॉर्मल रोजगार बीते 2 वित्तीय वर्ष से लगातार घट रहे हैं। EPFO का आंकड़ा इसको जांचने का, परखने का, मापने का सबसे अच्छा संकेतक है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 1 करोड़ 29 लाख ही नए फॉर्मल जॉब तैयार हुए। वित्त वर्ष 23-24 में ये आंकड़ा 1 करोड़ 31 लाख का था और उससे पहले के वित्त वर्ष यानी 22-23 में 1 करोड़ 38 लाख नौकरियां तैयार हुई थी। देश में जो रफ्तार GDP ग्रोथ की है उस रफ्तार से फॉर्मल नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, ये चिंता की बात है। सर, क्या वजह है ये नौकरियां घटने की? शुभम, बार बार जब GDP के आंकड़े आते हैं और हम उनको कुरेदने की कोशिश करते हैं तो उनमें ऐसे ही तथ्य निकलते हैं कि रिकॉर्ड GDP की ग्रोथ भारत में पिछले 3 साल में GDP की ग्रोथ अच्छी रही, खराब नहीं रही, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था थी। पर एक आधिकारिक आंकड़ा जो सरकार का EPFO देता है वो लगातार क्रमशः हर साल फॉर्मल जॉब्स में कमी दिखा रहा है। पिछले साल 5.1% का डिक्लाइन था और इस साल करीब करीब 1.3% के आसपास का डिक्लाइन है। वैसे भी भारत में सीमित है फॉर्मल नौकरियां, औपचारिक नौकरियों की कमी है और उसके बाद अब हम तेज विकास दर के दौर में भी इसे लगातार घटता देख रहे हैं। कारण बहुआयामी है। कारण ये कि IT सेक्टर में जो बड़ी छटनी हुई, स्टार्टअप्स में जो बड़ी छटनी हुई, उसका सीधा असर हमें फॉर्मल जॉब्स के आंकड़े पर दिखता है। बहुत सारे लोग औपचारिक या फॉर्मल जॉब के मार्केट से बाहर हुए और इस वजह से EPFO के पास रजिस्ट्रेशन में लोगों की कमी आई। दूसरी चीज है कि नई नौकरियां बढ़ी नहीं। गिरावट के साथ जो सबसे बड़ी बात यह कि कंपनियां बंद होती हैं, छटनी होती है, नई नौकरियां आती, नई नौकरियों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट औपचारिक नौकरियों में जहां बेहतर तनख्वाह और सुरक्षा मिलती है उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही। इस ट्रेंड से एक और चीज पकड़ में आती है कि पिछले 2-3 साल में भारत में तदर्थ नौकरियों की, एडहॉक नौकरियों की, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स की बड़ी बढ़ोतरी हुई। हम अपने पिछले कई संस्करणों में इस पर चर्चा भी कर चुके हैं और ये भी रुख बताता है कि कंपनियां अब स्थायी कर्मचारियों को रखने से बच रही हैं। यहाँ तक कि सरकारी विभाग भी अब अधिकांश भर्तियों में कॉन्ट्रैक्ट्स पर जा रहे हैं जहां पर उन्हें कोई श्रम हित लाभ या उनके वेलफेयर के बाकी चीजों के कमिटमेंट्स नहीं होते। तो अगर रोजगार बन रहे हैं जैसा कि सरकार दावा कर रही है तो फॉर्मल नहीं बन रहे हैं, फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल रोजगार बन रहे हैं जिनमें रोजगार की गुणवत्ता, वेतन की सुरक्षा और नौकरियों की सुरक्षा उस तरह से सुनिश्चित नहीं होती। इस साल रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है, लेकिन इस कटौती के बाद भी 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड लगातार बढ़ रही है। बीते 1 महीने के दौरान बॉन्ड की यील्ड 26 बेसिस पॉइंट बढ़ गई है। यील्ड 6.6% के ऊपर पहुंच चुकी है, यानी रेपो रेट की कटौती के बाद भी जो सबसे बड़ा कर्ज लेने वाली संस्था है, सरकार जिसे कहते हैं, उसके लिए कर्ज महंगा बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब सरकार का कर्ज उगाही के लक्ष्य पर रिजर्व बैंक इसी हफ्ते बैठक करने जा रहा है। सर, क्यों बढ़ रही है ये यील्ड? पहला सवाल तो यही होगा। ये सबसे चौंकाने वाली खबर है आज की। जैसा शुभम ने शुरुआत में कहा, अगर हम आपको यील्ड कर्व दिखा पाते तो आप यील्ड कर्व का जो लॉन्ग एंड है वो बहुत स्टीप हो गया है। जो कर्व बढ़ना शुरू हुआ है, यानी केवल कर्ज की दर बढ़ ही नहीं रही है, जो
कर्ज देने वाले हैं वो इसमें और आगे की बढ़ोतरी की उम्मीद या संभावना मान रहे हैं। और दो बेहद पैराडॉक्सिकल या असंगत सी परिस्थितियां हैं इसके साथ। एक, आरबीआई ने रेपो रेट में रिकॉर्ड कमी की, जैसा शुभम ने आपको बताया। उसके बाद तो सरकार का कर्ज कम होना चाहिए था। ठीक है, बाजार में लोग कर्ज नहीं ले रहे हैं, कंपनियां कर्ज नहीं ले रही, सरकार के ऊपर तो कर्ज का बोझ कम होता है जब ब्याज दरें कम होती हैं। ये उसका बिल्कुल उल्टा है। दूसरी चीज है कि महंगाई कहीं नहीं है दूर दूर तक। आमतौर पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने में महंगाई की एक भूमिका होती है। भारत की महंगाई चाहे खुदरा महंगाई ले या थोक महंगाई ले, दोनों अपने हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है और इसीलिए आरबीआई को ब्याज दर में कमी करनी पड़ी। इन दोनों परिस्थितियों के बाद भी सरकार की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की यील्ड है जो 6% के 6.62% के आसपास है। आप कल्पना करें राज्य सरकारों की, जिनकी वित्तीय स्थिति खराब है, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं, जिनके बजटों पर दबाव है, उनके लिए कर्ज की दरें 8 से 9% और 10% के आसपास है। तो ये एक अप्रत्याशित परिस्थिति और आरबीआई के लिए बड़ी चुनौती। अब वजह क्या है? वजह ये कि और कुछ नहीं, सिर्फ जिस दिन से, और इसमें शुरुआत उस दिन से हुई है जिस दिन से ये घोषणा आई कि सरकार जीएसटी में कटौती करेगी। उससे पहले तक हमने देखा था कि भारतीय बाजार में बॉन्ड यील्ड आमतौर पर कूल थी, शांत थी, रेपो रेट की कमी का असर था, महंगाई नियंत्रण थी, इसका असर था। इसके बाद जितने भी सरकार को कर्ज देने वाले प्रमुख सरकारी बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो ये मान रही हैं कि जीएसटी की कटौती के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के बजटों का पूरा हिसाब बिगड़ जाएगा, राजकोषीय घाटा ऊपर जाएगा, सरकारों को और ज्यादा कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी और उस प्रत्याशा में, उस संभावना से बाजार में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है और इसके अलावा कोई दूसरा बड़ा रीजन नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाजार का सेंटीमेंट अगर आप देखें, बॉन्ड बाजार का सेंटीमेंट जीएसटी की कटौती के पक्ष में नहीं है। सर, दूसरा सवाल यही कि अगर यील्ड ज्यादा है और अगले 6 महीने बचे हैं अभी वित्त वर्ष के, और अगर सरकार को कर्ज लेना है तो ये बढ़ती यील्ड की रोशनी में कर्ज कार्यक्रम को कैसे देखा जाए? शुभम यहाँ बॉम्बे में और बॉन्ड ट्रेडर से बात कर रहे हैं। आरबीआई इसी सप्ताह बैंकर्स की मीटिंग करने वाला है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता, सरकार के बॉन्ड बिकने के लिए आते हैं और आरबीआई और बैंक्स उसमें निवेश कर देते हैं। लेकिन जो बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड है ये आरबीआई को थोड़ा मुश्किल में डाल रही है, क्योंकि आरबीआई एक तरह से सरकार के मर्चेंट बैंकर का भी काम करता है और केंद्र सरकार के बॉन्ड्स बाजार में बेचता है। और पिछला तजुर्बा ऐसा रहा है पिछले वर्षों में, जब कई बार आरबीआई ने सरकारी बॉन्ड्स मार्केट में डाले हैं, ट्रांच डाली है और जो ब्याज दर ऑफर की है उस पर बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया है। यानी वो बॉन्ड की जो लॉन्च थी है, जो बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया, उसे वापस लेना पड़ा है। शायद रिजर्व बैंक ये महसूस कर रहा है कि बाजार की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। बाजार इस स्थिति में, जबकि सरकार के राजकोषीय घाटे पर दबाव बनने वाला है, जीएसटी से जो राजस्व का नुकसान होगा उसे देखते हुए बैंक्स सरकार के बॉन्ड पर ज्यादा ब्याज की उम्मीद करेंगे, मांग करेंगे, दबाव बनाएंगे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड 6.6% से ऊपर निकल चुकी है। इस परिस्थिति में आरबीआई के लिए बड़ी दुविधा होगी। तो इसलिए बैंकर्स की मीटिंग होने वाली सप्ताह, उस बैठक से क्या निकल कर आएगा, बैंकों को कैसे कन्विंस करेगा आरबीआई की अंततः तो उन्हीं को कर्ज देना है, वही बाजार सरकार के बॉन्ड में निवेश करते हैं। लेकिन हाँ, बढ़ती बॉन्ड यील्ड सरकार के अगली छमाही के कर्ज कार्यक्रम के लिए चुनौती बन रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि अगली छमाही का कर्ज कार्यक्रम जो बजट में प्रस्तावित था, जो बजट में मंजूर किया गया था, उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इस बात का भी संकेत हमें मिल रहा है, क्योंकि अगर अगले ही छमाही से जीडीपी जीएसटी में कटौती लागू की जानी है, जो कि अगर आप माने कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से जिस बात का संकेत दिया था दिवाली से, तो फिर सरकार को और ज्यादा कर्ज की बारोइंग की जरूरत होगी आने वाले 3 महीनों में या फिर साल के आखिरी 3 महीनों में। और इसके साथ राज्यों की बारोइंग से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उनका भी रेवेन्यू, उनके भी राजस्व में कमी आएगी जीएसटी में कटौती के कारण। ये सारी वो परिस्थितियां हैं जिसने पूरी बॉन्ड मार्केट की परिस्थिति को थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स या पेचीदा बना दिया है। अगली बात रुपए की। ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी डॉलर में नरमी के बावजूद भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव बना हुआ है। सोमवार को डॉलर का भाव 88 रुपए 33 पैसे तक चला गया। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। पहले कभी भी रुपए डॉलर के मुकाबले इतना महंगा डॉलर में आप ये मान के चलिए कि रुपए में कभी इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। हाल के दिनों में एशियाई मुद्राओं में रुपया अब तक का सबसे कमजोर करेंसी बनकर सामने आया है, सबसे ज्यादा टूटा है। रुपए में गिरावट की वजह से भारत में इंपोर्ट महंगा हो गया है। सर, रुपए का हाल कैसा है? पहले तो इसी का
गुणागणित समझ लिया जाए? रुपया एक अजीब सी परिस्थिति में है। आमतौर पर हमें देखते हैं शुभम, और ये सामान्य बात है कि जब डॉलर कमजोर होता है तो दुनिया की सारी करेंसीज मजबूत होती हैं, रुपया भी मजबूत होता है। डॉलर पिछले 5-6 महीनों से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद टैरिफ के असर से, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावना से, अब वहां ब्याज दर में कटौती की संभावना से लगातार दबाव पर है। डॉलर इंडेक्स 98 से नीचे 97-98 के आसपास बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी रुपए में तेज गिरावट बनी हुई है। 6 से 7% रुपया तो मई से अभी तक टूट चुका है। ये भारत दुनिया की इस समय जो एशिया की मुद्राओं में रुपए का हाल सबसे ज्यादा बुरा है, और माना जा रहा है कि 90 की तरफ बढ़ रहा है। 87, 88, 70 से 90 के आसपास पहुंच सकता है। सोमवार की गिरावट सबसे बड़ी थी। तो रुपए को रिजर्व बैंक को लगातार बाजार में दखल देना पड़ रहा है। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ने भारत के जो एक्सटर्नल मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट है, वहां भी दखल देने की कोशिश की, लेकिन पिछले 2 हफ्ते के भीतर उन सारी रणनीतियों का रुपए पर कोई असर नहीं पड़ा। रुपए में तेज गिरावट है, इसमें एक बड़ा हिस्सा विदेशी निवेशकों की बिकवाली का भी, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये डॉलर के मुकाबले ये गिरावट और ज्यादा गंभीर और तीखी होती दिखाई दे रही है। ये तो बात हुई डॉलर और रुपए की। युआन को लेकर सर क्या परिस्थिति बनती दिख रही है? युआन और रुपए का अगर समीकरण समझा जाए तो वहां क्या दिख रहा है? युआन के मुकाबले भी रुपए में उतनी ही गिरावट दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण बात है, और हम आमतौर पर जब रुपए की तुलना करते हैं डॉलर